हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं सीए प्रदीप कुमार। ये हमसे बात करने वाले हैं टैक्सेशन के ऊपर। 31 मार्च बहुत जल्द आने वाली है। आपको क्या क्या फाइनेंशियल डेडलाइन वाले काम अपने पूरे करने हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुआ, उससे आपकी तनख्वाह के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सारे के सारे टफ क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से आंसर करेंगे आपके लिए विद सीए प्रदीप कुमार। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। वेल, थैंक यू मैम। सर, हमने देखा कि बजट के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 12 लाख रुपए तक की अब जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। लेकिन उसके 10 दिन के अंदर मान लीजिए कि इनकम टैक्स बिल आ गया। तो क्या न्यू इनकम टैक्स जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कोई चेंज लेकर आता है? व्हाट एग्जैक्टली इज न्यू इनकम टैक्स बिल और एक आम इंसान, आम आदमी के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए मैम, इसमें क्या था कि ये बहुत पहले से डिले चल रहा था। न्यू इनकम टैक्स बिल मोरली सेम है, जो अभी नया फाइनेंस एक्ट आया था आपका, मैक्सिमम पॉइंट सेम है। और इससे कोई सैलरी पे या किसी के टैक्सेबिलिटी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो 12 लाख तक की छूट है वो भी बिल्कुल लगभग सेम है। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, और डिडक्शन भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। और जो सेम आप मान के चलो कि ये सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपकी टैक्सेबल सैलरी पे इसमें मोर सो कोई ज़्यादा फर्क, इसमें डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो न्यू इनकम टैक्स बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर ऐसे कौन से प्रावधान आए जो पहले से नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप देखोगे ना, न्यू फाइनेंस जो अभी एक्ट पास हुआ था बजट के टाइम पे, और ये जो बिल आपका आया है, ये वैसे तो मोर प्रोबेबली ये 2 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। पर इसमें जो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो पॉइंट मैक्सिमम जो डिडक्शन है और जो टैक्सेबिलिटी है पॉइंट टू पॉइंट सेम है। बट डिफाइन किया गया है और उसको सिंप्लीफाई वे में किया गया है। बस तो बाकी सब सेम है। बेसिकली जैसे लोगों को डर था कि शायद बजट अनाउंसमेंट के बाद के न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उससे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो वो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। हुँ। वो जो कमिट किया गया है वो होगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चेंज होगा। आप पूरा देखोगे ना, पूरा जो एक्ट है, आप स्टडी करोगे तो पूरा एक्ट पॉइंट वाइज़ सेम है। हुँ, सिर्फ़ आपका सेक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है, सिम्प्लीफ़ाई किया हुआ है, हुँ। सेक्शन थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है? पहले 298 सेक्शन थे, अब 566 के अराउंड हो गए हैं। तो सेक्शन जैसे सब सेक्शन थे उनको अलग करके सेक्शन कर दिया गया है, सिम्प्लीफ़ाई किया है। डिडक्शन सारी सेम है, सारे टैक्सेबिलिटी सारी सेम है, मैक्सिमम सेम है। हमने एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है डायरेक्ट टैक्स कोड। ये हुँ। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इट्स डायरेक्ट टैक्स कोड? डायरेक्ट टैक्स कोड तो एग्जैक्टली आप ये मान के चलो 2019 2009 से आप गवर्नमेंट सोची थी कि चेंज करना जो पुराना एक्ट है। तो वो बहुत मान के चलो कि आप मैक्सिमम अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, तो उसको चेंज करने की मैंडेटरी बन भी रहा था। तो गवर्नमेंट ने वही किया है, चेंज किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है। तब के सर्कमस्टांसेस अलग थे, आज के अलग है। तो उसको चेंज करके नया एक बिल पेश किया है जो लागू हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा वो। इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो उसमें जो फाइनेंस बिल जो पेश हुआ था बजट में, वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ़ सिंप्लीफाई किया गया है उसको। तो क्या तो उसकी वजह से किसी भी आम आदमी की तनख्वाह के ऊपर, उनके टैक्सेशन के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम है, टैक्सेबिलिटी सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा। जो ड चेंजेज़ है मैं वो बता देता हूँ। चेंजेज़ ये था कि पहले आपका ना सैलरी पार्ट में आपका सारा जो मैक्सिमम टैक्सेबिलिटी थी या जो हुँ, हेड थे, वो सैलरी पार्ट में आते थे। हुँ, आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी आता था। हुँ। अब उ उसके जो डिडक्शन या उससे जो हमें एग्ज़म्पशन मिलती थी या जो एग्ज़ेम्प्ट होता था इनकम टैक्स में, वो सेक्शन 10 में डिफ़ाइन करते थे। तो अभी क्या कर दिया इन्होंने, सीरियल वाइज़ कर दिया है। तो जहाँ पे जैसे अब जैसे एचआरए आएगा तो उसकी एग्ज़म्पशन वही आएगी, ग्रेच्युटी आएगा उसकी एग्ज़म्पशन वही दिखाएँगे। और जैसे आपका पेंशन आएगा तो पेंशन की जो एग्ज़म्पशन है वही दिखाएँगे, पेंशन पेंशन पूरा डिफ़ाइन वही किया जाएगा। पहले क्या डिफ़ाइन वहाँ करते थे, टैक्सेबिलिटी वहाँ करते थे, एग्ज़म्पशन कोई सेक्शन 10 में देते थे, वो सिम्प्लीफाई कर दिया है। हुँ, आपको पढ़ने में ईज़ी रहेगा, समझने हुँ। में ईज़ी रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, हम बात कर रहे हैं तारीखों की। अभी हुँ, 31 मार्च 2025 बड़ी जल्द आने वाला है। हुँ, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। हुँ। किसी भी एक सैलरीड इंडिविजुअल को, जो इंसान नौकरी का पेशा है, उनको कौन-कौन से अपने काम 31 मार्च से पहले कर लेने हाँ, चाहिए? ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्या है ना, आप ये मान के चलो जो न्यू फाइनेंस बिल पास अभी जो होगा इनकम टैक्स का, नो न्यू इनकम टैक्स जो भी बिल पास होगा, उसमें भी ओल्ड रिजिम और नो न्यू रिजिम सेम है। हुँ, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कोई पेंडिंग है तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो अगले साल भी आपको मिलेगी। अगर मान लो कि आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, हुँ,
आप मेडिक्लेम की डोनेशन ले रहे हैं, कोई भी और भी आपका डोनेशन की आपकी एग्जाम्पशन है, वो सब यहाँ पे भी है ओल्ड रिज्यूम में। और जो न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा आपका, वहाँ पे भी मिलेगी। तो आप 31 मार्च तक जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे 80 मिलता है, वो 1.5 लाख का है। 80 D1 है आपका, और आपका 80D है, वो भी पूरा कर सकते हैं। आपका डोनेशन का है, पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका डोनेशन आपका चैरिटी करते हैं आप जो, वो भी आप कर सकते हैं। तो वो सब इसमें भी है, और सेम आगे आपका जो नया एक्ट आएगा उसमें भी है। तो वो आपको 31 मार्च की जो ड्यू डेट है उस तक कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। आईटीआर फाइलिंग के अंदर अगर कोई ऐसा काम है जो 31 मार्च से पहले करना ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कुछ ऐसा काम? हाँ, वो इनकम टैक्स रिटर्न का आप मान के चलो, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी जो आपकी बैलेंस रहती है, हुँ। 80C में जो 1.5 लाख की हमें मिलती है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो 31 मार्च से पहले बेसिकली ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप आपने अभी ज़िक्र किया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का। हुँ। लोग अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रुकें या न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ, क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम को और ज़्यादा आकर्षित बना दिया है सरकार ने। देखो, अभी जो लास्ट ईयर की हमने जुलाई में जो रिटर्न फाइल किए हैं, जी। उसमें जो बेनिफिट बन रहा था, उसमें आप कंपेयर करते थे, अगर किसी का 7 लाख के आसपास है, हुँ, अगर पैकेज है, तो ओल्ड और न्यू रिजिम में कंपेयर हो सकता है। हुँ, पर अब जो अभी नया जो फाइनेंस एक्ट आया, तो हुँ, उसमें क्या हुँ, है, आपका सीधा हुँ, 12 लाख कर दिया है। तो अब डिफरेंस वहाँ पे आप जाओगे, हुँ, तो वहाँ पे आपको 5 लाख प्लस जो आपकी हुँ, हुँ, डिडक्शन है वो हुँ, मिलेगा, यहाँ पे 12 लाख। तो आपको न्यू रिजिम ही सैलरी में बेस्ट पड़ेगी। आप किसी भी सैलरी पैकेज पे हो, आप 1 करोड़ के पैकेज पे हो, 1.5 करोड़ पे, आप 50 लाख पे हो, आप 20 लाख पे, आप 10 लाख पे हो, आपको न्यू रिजिम ही बेस्ट पड़ेगी अब। और सेम यही कॉन्सेप्ट इन्होंने न्यू इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा 2025 बनेगा जो, तो उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। तो आप न्यू रिजिम ही ऑप्ट करें हमेशा। तो बेसिकली ये जो अब जितने भी चेंजेस आए हैं, वो आए हैं लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से। देखो, मोस्ट प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं है, वैसे लागू हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब हम अगले साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे, जिसकी हम्म, डेडलाइन यूजुअली जुलाई होती है, तो हमें ये वाले रेजीम की तरफ देखना है। नहीं नहीं, अभी क्या है ना, आप 1 अप्रैल 2000 जो 25। 25 से लेके 31 मार्च 2026 तक, हुँ। तो जो अभी बजट आया है, उसके हिसाब से आपकी इनकम एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो कैलकुलेट उसकी होगी। आईटीआर तो हम जुलाई में डालेंगे, जुलाई में जुलाई डालेंगे। राइट, 2026 में राइट। जो जो ये न्यू एक्ट आएगा, हुँ, अगर ये पास होता है, अभी तो अंडर आप ये हुँ, रिव्यू है, हुँ, तो अगर पास होगा तो सबसे पहली जो इसकी रिटर्न जाएगी वो 2027 में जाएगी। हुँ। अच्छा, जुलाई 2000। 2027 में हाँ, जाएगी। तो तब तक हमें अपने पुराने वाले प्रावधान पे ही रहना पड़ेगा। हाँ। वैसे भी कुछ खास चेंज नहीं है, आप ये रिटर्न भी डालोगे वो भी सेम ही आएगा तो टैक्स उसके आपको। अंदर क्या वो 12 लाख वाला प्रोविज़न नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा पूरा, 12 लाख मिलेगा। का प्रोविज़न सेम है, आपका टैक्स स्लैब सेम है, सारा न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम पूरा सेम है, आपकी डिडक्शन सेम है, सैलरी के जो कंपोनेंट है मोस्ट प्रोबेबली सेम है, बस उसको डिफाइन किया गया है कि सिंपली वे में समझ आ सके। हुँ। कोई स्लैब्स के अंदर कोई बदलाव किसी प्रकार के? नहीं, स्लैम के स्लैब्स अंदर बढ़ाए गए हों कोई? नहीं, कोई नहीं। बाकी क्या होगा, जब ये एक्ट आएगा तो बजट आएगा, फिर जो आएगा 2026 में, हुँ, तो उसमें चेंज होगा, तो वो इफ़ेक्टिव होगा। बाकी तो अभी जो इस एक्ट में हुँ, आया है, वो जो फाइनेंस एक्ट ये 2 अभी बजट हुँ, में हमारा पेश हुआ हुँ। था, सेम स्लैब रेट है, सेम। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है हुँ, जिसके ऊपर होम लोन है, जिसके पास घर है, रेंटल इनकम आती है या फिर मान लीजिए उसके पास कैपिटल गेन भी आता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना, टिके रहना वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या न्यू में चेंज कर देना वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? देखो, आपको अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी का किसी ने होम लोन ले रखा है, हुँ, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हुँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हुँ, ठीक है? अगर आप कंपेयर करोगे, आप अपनी टैक्सेबिलिटी निकालोगे, अगर किसी का है भी, अगर वो ओल्ड रिजिम में जाता है, तो उसको न्यू रिजिम ही बेटर पड़ेगा। हुँ, और सेकंड ये है कि अगर किसी का रेंटेड है, हुँ, और वो रेंटेड है और वो ज़्यादा देता है, पे ज़्यादा करता हुँ, है इंटरेस्ट, तो उसके लिए यहाँ बेनिफिट है, वो कंपेयर करना पड़ेगा। वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको 12 लाख से, कि आपको ओल्ड रिजिम में जाना बेटर रहेगा हुँ, या इसमें जाना बेटर रहेगा। अगर आपका ज़्यादा है, आप मान के चलो 4-5 लाख से ऊपर हुँ। अगर आपका होगा, इंटरेस्ट बनेगा पूरे ईयर में, तो आपको फिर ओल्ड रिजिम बेस्ट पड़ेगा, और न्यू रिजिम के कंपेयर में। वैसे आप न्यू रिजिम लेके चलो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मान लीजिए अगर किसी की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है हुँ, और मान लीजिए 25-30 लाख से ऊपर का किसी का अगर पैकेज है हुँ, एनुअल, ठीक है? और उसके पास अगर ओल्ड रेजिम के सारे सेक्शंस एग्जेम्पशंस देखें तो वो सारे एग्जेम्पशंस की क्राइटेरिया को फिट भी करते हैं हुँ, कि होम लोन भी है, एटीसी भी हो गया, ठीक हुँ, है, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एवरीथिंग। हुँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए?
ऐसे व्यक्ति के मतलब लिए कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना नहीं नहीं, जिनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी आप सेट होगा। जो जुलाई में रिटर्न जाएगी ना, हम्म। तो अभी जो इन गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है ये बिल, उसमें सेम रेट है, सेम हम्म। टैक्सेबिलिटी है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे ना, आप किसी भी पैकेज में हो, आप 20 लाख के पैकेज में, 50 लाख के पैकेज में, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही बेस्ट पड़ेगा। हम्म। आपका अगर होम लोन भी है, ठीक है, इंटरेस्ट भी है, अगर ज़्यादा है, मान लो मैं बताया 4-5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में। अदरवाइज आपका बेस्ट हमेशा यही पड़ेगा, आपका न्यू रिजिम में जाओ। और गवर्नमेंट चाहती भी है कि सब न्यू रिजिम में जाए। इसी वजह से जो अभी जो आ रहा है ना इनकम टैक्स बिल, उसमें डिफॉल्ट आएगी न्यू रिजिम। अगर आप ओल्ड रिजिम लेना चाहते हो तो आपको ऑप्ट करनी अलग पड़ेगी, ऑप्ट करनी इन्फॉर्मेशन पड़ेगी। दे के ऑप्ट करनी हम्म। पड़ेगी। सर एक बात बताइए, एक ना सैलरीड इंडिविजुअल्स की जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, तनख्वाह आती है, उनका एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि उनकी सैलरी के अंदर एक शब्द लिखा होता है एचआरए। हम्म ये एचआरए बड़ा कंफ्यूजिंग सा टर्मिनल, आई आई नो इट, हम्म बट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली एचआरए आपकी तनख्वाह के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है, किस प्रकार आपको उसको सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एचआरए जैसे इसको आप मेन समझो कि आपको हाउस रेंट है कोई, आप हम्म। सैलरी एम्प्लॉई हो, आप हाउस रेंट पे कर रहे हो, हम्म। तो उस पे है ना इनकम टैक्स में छूट मिलती है, हम्म। जिसको एचआरए के अंडर कवर किया गया है। हम्म। वो रेंट पेड से कवर करते हैं। हम्म। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी करते हैं। हम्म। दिल्ली के लिए 50, दिल्ली एनसीआर में जो बैठता है उसके लिए 50% का डिकेट है, जो आप सैलरी का पैकेज है उससे कंपेयर करके 3 इंच हम्म। की कंडीशन है। हम्म। तो उसका आपका जो मैक्सिमम आता है या लोअर आता है, उसका कंडीशन के हिसाब से वो आपको डिडक्शन मिल जाती है इसमें। हम्म। तो इसमें एचआरए वैसे अब जो न्यू रिजिम आएगा, अगर एचआरए किसी का 4-5 लाख रुपए है, आप हम्म। हाउस रेंट पे करते हो, तो ही आप उसमें ना ओल्ड रिजिम में जाए, नहीं तो न्यू रिजिम भी बेस्ट पड़ेगी उसके लिए। और अगर हम सैलरीड इंडिविजुअल से बाहर निकल के बिजनेस वाले लोगों की बात करें, बिजनेस जिस जो बिजनेसमैन होते हम्म हैं, जो अपनी आईटीआर फाइल वो करते हैं, हम्म तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरियाज। उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ऑडिट की कंडीशन जो होती है, जो इसमें हम्म। सेक्शन 44 ए बी था, वो भी सेम कंडीशन आपके ना, सेम लिमिट बताई हुई है, हम्म। वो भी सेम लिमिट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि जब न्यू टैक्स रिजीम इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है, हम्म तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो आज भी सेक्शन 80C की हम्म वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। तो नहीं अब देखिए, सेविंग्स का क्या होगा? अब इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? बड़े नहीं सारे लोग आप पीपीएफ कर रहे थे कि चलो एटीसी की छूट ले लेंगे, 5-5 साल की एफडी करके बैठे थे कि चलो एटीसी में डाल देंगे, नहीं, अब उनका क्या होगा? देखिए मैम, इसमें क्या है, आप 2-3 साल पहले जाएँगे तो न्यू रिजिम था ही नहीं। तो ओल्ड रिजिम था, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को हुँ, प्रमोट कर रही थी कि आप इन्वेस्टमेंट एग्ज़ैक्टली, करो। और अब लोग हैबिचुअल हो गए। तो इसीलिए अब इस पैसा चला गया इन्वेस्टमेंट में, बंद तो कर नहीं सकते हैं। सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो न्यू एक्ट ला रहे हैं, उसमें भी ओल्ड रिजिम की वो लोग ना बोले कि 2-3 साल पहले तो कह रहे थे कि आप इन्वेस्ट करो, ये बेनिफिट मिलेगा, आप यहाँ पैसा डालो, वो बेनिफिट मिलेगा, म्यूचुअल फंड में डालो, एफडी में डालो, यहाँ ये बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उसको ना ओल्ड रिजिम को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वो लोग नहीं बोल सकते। अब वो लोग बोलेंगे कैसे? आपको अगर लेना है तो आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर लो, वहाँ पे बेनिफिट ले लो। तो वो सीन है। मतलब ओल्ड रेजीम के इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स वाला जो एक स्पेशल स्टेटस है, वो न्यू वाले के अंदर हमें नहीं मिल सकता। मतलब दोनों के अंदर एक चीज़ नहीं नहीं, मिल आपको सकती। अगर आप आईटीआर फिल करोगे, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा हुँ। आपको। अगर आप न्यू रिजिम चूज करते हो तो हुँ, हुँ। उसमें जो ये आपके चैप्टर 6 तक की डिडक्शन होती है वो नहीं मिलती थी। ठीक है, वो इसमें 1-2 सेक्शन है जिसमें मिलती है। एटीसीसीडी 2 है जो एम्प्लॉयर का वो क्या कंट्रीब्यूशन है? होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम हुँ, होता है। हुँ, हुँ। वैसे मैक्सिमम लोगों का ये होता ही नहीं है। हुँ। तो कोई बेनिफिट एज सच उसमें है नहीं, तो आपको कोई डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी। सो जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हम्म उनको फॉर द सेक ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स आप शांति से हाँ, कंटिन्यू करते रहें। इसी के और इसी के लिए है ना, इसी के लिए आप न्यू एक्ट में उन्होंने ओल्ड रिजिम भी डाली है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप और अपनी इन्वेस्टमेंट शो करना चाहते हो बट तो आपको बहुत ओल्ड बड़ा रिजिम लो। चॉइस है, मतलब अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फिर आप 12 लाख वाला ब्रैकेट खो देते हो, नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करते रहो, आप न्यू रिजिम ले लो। लेकिन फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ना। नहीं, एग्जाम्पशन आपको कंपेयर करोगे ना, अगर मान लो किसी का पैकेज है 15-20 लाख तक का, तो न्यू रिजिम लो, 50 लाख का है उसका भी न्यू रिजिम पे ही आपका चाहे टैक्स कम एग्जेम्पशन आएगा। हो चाहे ना ना हो। हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ओल्ड रिजिम लेना है, आप एचआरए पे करते हो 4-5 लाख हुँ, रुपए, ठीक है, आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या कोई हुँ, रेंटेड प्रॉपर्टी हो उस पे भी पे करते हो, तो उसमें मिलता है। दोनों हुँ, अगर कंडीशन होती है, फिर आपका डिडक्शन है, तो हुँ, आपका बेनिफिट बैठेगा। चार आपका देखो, 5 लाख से लेके हुँ, 12 लाख के बीच में 7 लाख का डिफरेंस हो गया। हुँ। अगर वो आप डिडक्शन से या इससे कम फुलफिल कर पाते हो तो ही आपको ओल्ड बेटर पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यू स्कीम में ऑप्ट करो। न्यू स्कीम में ऑप्ट करिए।
सर, ये जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था पहले। आई थिंक अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश चल रही है। हुँ। तो क्या इसमें सिम्प्लिफिकेशंस हुई हैं? मतलब अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें? अभी जो पुराना एक्ट था वो 1961 इनकम टैक्स एक्ट जो हुँ, था, वो बहुत पहले आया था, आज से ज़माना बदल गया, तो उसको सिम्प्लीफाई करना वो बनता भी था, वो सिम्प्लीफाई किया गया है। हुँ, तो अब क्या था, पहले उसको एक प्रोफ़ेशनल ही स्टडी करता था, आप लेमैन के लिए उसको हुँ, पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल था। तो अब जो आप इसको सेक्शन, इसकी लैंग्वेज सब सिम्प्लीफाई कर दी गई है, सबसेक्शन को हटा के मेनली सबसेक्शन बना दिए गए हैं, हुँ, जो जिससे टैक्सेबिलिटी थी वो एक साथ जैसे सेक्शन के साथ में ही उनको दे दिया गया है, हुँ। तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। ये इसका बेनिफिट है बस। सर, अभी पहले के टाइम पे सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए थोड़े टैक्स का अलग प्रावधान हुआ करता था प्रोविज़न, हुँ, लेकिन अब फ़िलहाल सबके लिए सेम ही टैक्स स्लैब हैं, सबके लिए सेम प्रोविज़न्स हैं। हुँ। तो आपको नहीं लगता कि सुपर सीनियर सिटीज़न्स को तो कम से कम इस ब्रैकेट से बाहर रखना चाहिए? नहीं, अभी जो न्यू बिल ये अभी पास होगा, हुँ, इसमें तो मैक्सिमम एक ही आपकी टैक्सेबिलिटी स्लैब जो है, एक ही है। आप की एज या ब आपकी 25 हो, हुँ, 80 हो, 90 हो, आपका टैक्स स्लैब एक ही है। अभी जो प्रपोज़्ड है, बाकी चेंज हो सकता है, वो चेंज होगा तो बजट में चेंज होगा 2026 हुँ। में, अभी तो नहीं हुई। अभी तो नहीं हो अभी पाया। एक्ट में तो यही है, एक ही टैक्स स्लैब है सबके लिए। सर, ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल फिर जो आ रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम, इसमें ऑब्जेक्टिव आप ये देखो, सिंप्लीफाई करना ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, और जो लैंग्वेज थी, हार्ड लैंग्वेज थी, जिसको एक प्रोफेशनली समझ सकता था, लेमैन समझ पाए, इसलिए उसको सिंप्लीफाई किया गया है। पहले 298 सेक्शन थे, सेक्शन बेशक बढ़ गए हैं, पर उसको सब सेक्शन को जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हटा के सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट किया गया है। तो अब ये आप भी पढ़ोगे तो आपको भी सिंपल वे में समझ आएगा। कब तक आना एक्सपेक्टेड है ये? 1 अप्रैल 2026 से मोस्ट अभी प्रोबेबली आ टाइम जाएगा। है। अभी तो रिव्यू है, अभी कल हमारे सी इंस्टीट्यूट ने रिव्यू के लिए बुलाया था, तो बाकी अभी फिक्की कमेटी है, 1-2 जो इंडस्ट्री की कमेटी होती है वो रिव्यू करेंगे, फिर इसको रिव्यू करके फिर ये मेरे हिसाब से अगस्त 2025 तक ये पास हो जाएगा, अगस्त या सितंबर। लेकिन लागू होगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से। 2026 तो जो आपकी 2027 में रिटर्न जाएगी वो इस एक्ट से जाएगी। सर, अगर हम इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम देखें तो वी हैव डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, देन देयर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो। मतलब हुँ। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़ में देयर इज़ जस्ट वन यूनिफॉर्म टैक्स। आपको लगता है कि क्या हम भी कभी उस दिशा में आगे बढ़ पाएँगे? देखो, मोस्ट प्रोबेबली तो मैं आपको बताऊँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हुँ, वैसे इनकम टैक्स पे ही 1% लोग करते हैं जितने रिटर्न डालते हैं, तो टैक्स कहाँ है? मैक्सिमम लोग तो ज़ीरो की नील टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये भी गलत है। हुँ? ये भी गलत है। हाँ, तो टैक्स इसके कुछ ऊपर ही लोग हमारे पे करते इसके हैं। ऊपर हमारा क्या फ़ोकस होना चाहिए? इस नंबर को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा तो देखिए है नहीं कि सिर्फ़ 1% ही इनकम अर्न कर रहे हैं। नहीं, आपका मोटिव बढ़ाना है, गवर्नमेंट का घटाना है। ये कम होगा, धीरे-धीरे टैक्स स्लैब बढ़ेगा तो ये कम होगा और भी कम होगा। आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो बढ़ जाएगी। नहीं, जो आई इतने मीन जितने लोग निल आईटीआर भर रहे हैं, हुँ। वो आंकड़ा कम करना है और जो एक्चुअल टैक्स पे कर रहे हैं, उनका आंकड़ा बढ़ाना है, राइट? नहीं, इसमें आप अभी देखोगे ना, जो 5 लाख से ऊपर की अभी जो रिसेंट में आया था कि हुँ, आपकी 12 लाख की सैलरी है, पर 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न डालनी पड़ेगी। वैसे हुँ, तो 3 लाख की है, पर आप अगर 5 लाख से ऊपर की इनकम पे है तो आप मैंडेटरी रिटर्न डालो। आपको को अगर रिटर्न नहीं डालोगे तो नोटिस आ जाएगा कल को। हुँ। तो 12 लाख तक का टैक्स फ्री है, पर आपको रिटर्न डालना ज़रूरी है। पर बहुत सारे लोग तो हैं जो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और टैक्स ही नहीं भरते हैं। बाद में उनको नोटिस आता है। हाँ, अगर आप करोड़ों की कमाई कर रहे हो और रिटर्न नहीं डालोगे तो आपको 3 या 4 साल के बाद नोटिस आएगा पर कन्फर्म। अगर ये इतने रेगुलर नोटिस आ रहे होते, तो ये जो फिगर है 1 करोड़ वाली आई थिंक ये बढ़ चुकी होती ना। किसको? मतलब जितने लोग टैक्स पे करते हैं, हुँ। इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअल फाइल कर रहे हैं, वो वाली नहीं रेशियो कब ऐसा का बढ़ चुका होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक में ट्रांज़ैक्शन है आपकी, मोटी ट्रांज़ैक्शन है तो आपको कन्फर्म नोटिस आएगा। 1 करोड़ के आस-पास की आप बता रहे हो ट्रांज़ैक्शन है, वो रिटर्न नहीं डाला, हुँ, तो बैंक से रिपोर्ट जाएगी, बैंक से उनके हेड ऑफ़िस जाती है, हेड हुँ, ऑफ़िस से इनकम टैक्स जाता है, इनकम टैक्स फिर उसको पूरा चेक करता है, स्क्रूटनाइज़ करता है। स्टडी करता है, हुँ, फिर नोटिस इश्यू करता है। इसमें 3-4 साल का टाइम लग जाता है, उसको कन्फर्म नोटिस आता है। इसमें सेक्शन भी बना रखा है 148 जो अभी हुँ। लास्ट वाला इनकम टैक्स है उसमें, तो नोटिस कन्फर्म आता है उनको। सर, जीएसटी के ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आजकल केसेस चल रहे हैं जीएसटी की चोरी के ऊपर। हुँ। ये आखिर मामला है क्या? देखो मैम, इसमें क्या होता है, चोरी तो हो रही है, चोरी तो हुँ, होगी, आप कोई भी एक्ट बनाओगे चोरी तो होगी, करने वाले हुँ, कर रहे हैं। हुँ, पर उसमें क्या है, आप मान के चलो कि उसमें जो जेन्युइन पर्सन है, हुँ, उसको भी वो लपेटे में आ रहा है।
तो जेन्युइन पर्सन को भी नोटिस आ रहा है, क्योंकि वो फिर आप चेक करते हैं तो आप फ्रॉड पर्सन को चेक कर रहे हो, जेन्युइन को चेक कर रहे उसके हो, वो साथ कर बहुत सारे हैं, डील तो बहुत लोगों से हो जाती है। फिर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट होता है वो फिर जेन्युइन पर्सन को भी नोटिस भेजता है फ्रॉड समझ के, तो कि ये टैक्स चोरी कर रहा है वो समझ के भेजता है, तो वो चेक होता है। वो तो नॉर्मल है, पहले भी होता था। आप पुराना जो एक्ट था, दिल्ली में डीवैट लगता था, वैट जो था उसमें भी होता था, सर्विस टैक्स था उसमें भी होता था, वो इसमें भी हो रहा है। उसमें रेट उतनी ही पड़ रही है, बीच में थोड़ी बढ़ गई थी, वो कम हो गई है। पहले बीच में थोड़ा फ्रॉड ज़्यादा होने लग गया था जीएसटी में, तो उसके बाद लोग बिलिंग जैसे होता है उस टाइप का, जैसे फेक बिलिंग, ई वे बिल बना के बुक एंट्री ऐसे करने लग गए थे, तो वो तब रेट पड़ी थी। अब तो कोई इतना खास रेट का आपने सुना भी नहीं होगा। तो बाकी नोटिस आते वो तो पहले भी आ रहे थे, अभी कोई और एक्ट चेंज करेंगे उसमें भी आएंगे। वेल हम चाहते हैं कि लोग एक्चुअली स्ट्रिक्ट हो जाएं, अगर नोटिस नहीं आए तो नोटिस एक्चुअली आए, सो दैट हमारे जो नंबर ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर्स है वो बढ़े। द मोर टैक्स वी गेट, द मोर डेवलपमेंट द गवर्नमेंट डज। नोटिस देखो आप, ये गवर्नमेंट है ना, जो इनकम टैक्स है वो नोटिस इसलिए नहीं भेजता, जैसे किसी की 20-10-15 लाख तक की है, तो उनके पास रिसोर्स इतने कम होते हैं, तो वो मैक्सिमम जिनके बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, जिनके क्रेडिट कार्ड के स्वैप ज़्यादा है, जो लगता है उनको कि टैक्स चोरी यहाँ पे हुई है और ज़्यादा हुई है, उन्हीं को नोटिस भेजते हैं। तो कम वाले इसलिए बच जाते हैं फिर नोटिस से। बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई की। आपने बताया कि किस तरह से सैलरीड इंडिविजुअल्स की ऊपर फ़र्क पड़ेगा जब इनकम टैक्स बिल और सिंप्लीफाई होकर आएगा, उसके अंदर क्या-क्या प्रावधान हो सकते हैं। और बाकी तो अब हम वेट करेंगे कि जब एक्चुअल में न्यू इनकम टैक्स बिल आता है, तब ऑन ग्राउंड क्या बदलाव होते हैं। थैंक उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।